शादी की पहली रात जैसे ही पति को देखा तो मैं चीखें मार मार कर रोने लगी क्योंकि आज मेरी छोटी बहन पूनम की शादी थी। क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है और मैं 28 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वहीं बैठी थी। मैंने गुस्से में आकर अपनी बहन को डरा धमका दिया कि शादी के बाद पति छोटी उम्र की दुल्हन को बहुत परेशान करते हैं। पूनम डर गई और शादी करने के लिए मना करने लगी और फिर वो बाथरूम में जाकर छुप गई। मैं उसकी जगह दुल्हन बनकर बैठ गई। मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई। जब मेरी नज़र अपने पति पर पड़ी तो मेरा दिल धक से रह गया। मैं चीखें मार मार कर रोने लगी क्योंकि मेरा पति तो एक। दोस्तों, मेरा नाम अर्चना है। मैं खूबसूरत भी हूँ और खूबसूरत भी, मगर मेरी इन तमाम खूबियों पर मेरी छोटी बहन पूनम ने ग्रहण लगा दिया था। मैं प्यारी थी जबकि वो सबसे ज्यादा हसीन थी। लोग अक्सर कहते थे कि अगर पूनम ना होती तो अर्चना के हुस्न का कोई मुकाबला नहीं था। लोगों की यह बात मेरे दिमाग में अटक कर रह गई थी। मैं सोचती थी कि काश पूनम ना होती तो कितना अच्छा होता। मैं स्कूल कॉलेज में हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी। मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करते थे और रिश्तेदारों को बड़े खुश होकर मेरे नंबरों के बारे में बताते थे कि हमारी बेटी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होती है। मगर पूनम अब पोजीशन लेने लगी थी, क्लास में फर्स्ट आने लगी थी। यहाँ भी उसने मुझे मात दे दी। अब मेरा जिक्र बहुत पीछे चला गया था, बस हर जगह उसी का नाम लिया जाता। मैं अक्सर सोचती थी कि काश पूनम कहीं दूर चली जाए, जहाँ उसके साथ मेरा कभी सामना ना हो। धीरे धीरे मेरे दिल में उसके लिए इस कदर नफरत और गुस्सा भर गया कि मैं उसके मरने की दुआएं मांगा करती थी। मैं अपने बड़े होने का फायदा खूब उठाती थी, उसको बात बात पर डांटा करती, मगर ना जाने वो किस मिट्टी की बनी हुई थी। मुझ पर अपनी जान छिड़कती थी, मेरा बहुत सम्मान करती थी। हर वक्त तो दीदी दीदी कहती हुई मेरे आगे पीछे फिरती रहती थी। अब मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। मैं भी खुश थी कि चलो अच्छा है, पूनम से जान छूट जाएगी। मेरे ससुराल में मुझे कोई पूनम की मिसाल नहीं देगा। मगर यहाँ भी पूनम मुझसे जीत गई। मेरे लिए जो भी रिश्ता आता वो मुझे नापसंद करके मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाता। जब बहुत बार ऐसा हुआ तब मेरी बुआ ने कहा कि पहले पूनम की ही शादी कर दो, उसके बाद अर्चना की कर देना। पहले तो मेरे पापा नहीं माने, मगर जब मम्मी ने समझाया तो पापा राजी हो गए। लेकिन मैं यह सब नहीं चाहती थी। मैं इस मैदान में भी पूनम को बाजी नहीं मारने दे सकती थी। वो सिर्फ 20 साल की थी और मुझसे उम्र में 8 साल छोटी थी। ऐसे कैसे वो मुझसे पहले घर बसा लेती। लेकिन इस मामले में किसी ने मुझे घास नहीं डाली। मुझसे किसी ने भी मशवरा करना सही नहीं समझा। और फिर एक दिन बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। रिश्ता तो मेरे लिए आया था, लेकिन वे लोग पूनम को पसंद कर गए और फिर पूनम से ही वो रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तारीख भी तय हो गई। हमारे घर में खुशियों का दौर चालू था, जबकि मैं अंदर ही अंदर जल रही थी। दिन धीरे धीरे ऐसे ही गुजरने लगे और पूनम की बारात भी आ गई। वो दुल्हन बनकर बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही थी। उस पर इतना रूप चढ़ा था कि जैसे वो कोई 14वीं का चांद हो। मैं तो उसको देखती ही रह गई थी। पूनम बोली, दीदी मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन हो, मगर मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत ही दुखी है। मम्मी पापा को तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था। तुम जानती हो क्या, छोटी उम्र की दुल्हनों पर पति बहुत ही जुल्म करते हैं। उनको लगता है कि कम उम्र की दुल्हन को मार पीट कर उसे अपने वश में करा लेंगे और लड़की सारी उम्र के लिए ससुराल वालों की गुलाम बनकर रह जाती है। शादी की सही उम्र तो 25 से 26 साल के बाद शुरू होती है। मेरी बातें सुनकर पूनम डर गई। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो थी भी बहुत ही
कमजोर दिल की। बोली, दीदी अगर आपकी शादी हो जाएगी तो क्या दूल्हा आपको भी मारेगा? मैंने तीर निशाने पर लगते देखा तो खुशी से झूम उठी। मैं बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं तो 28 वर्ष की हूँ, दूल्हा तो मुझसे दब कर रहेगा। पूनम ने जल्दी से अपने सर से लहंगे का दुपट्टा उतारकर मेरे सर पर डाल दिया। बोली, दीदी भगवान के लिए आप मेरी जगह ये शादी कर लो। मैं मारपीट सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं तो 25 वर्ष की उम्र में ही शादी करूंगी। मैं बहाने बनाने लगी कि लोग क्या कहेंगे, और फिर मम्मी पापा को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। लोग बातें बनाएंगे कि बड़ी बहन ने अपनी ही छोटी बहन का नसीब चुरा लिया। पूनम बोली, दीदी लोगों की बातों पर ध्यान मत दें, बस आप मुझे बचा लो। मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ, तो क्या आप मुझे इस बात से नहीं बचाएंगी? फिर मैंने हाँ कह दी और फिर पूनम मुझे शादी वाला लहंगा देकर खुद बाथरूम में जा चुकी थी। बारात आ गई और मेरी शादी राजवीर से हो गई। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दरअसल हम गरीब लोग थे, मगर हमारी इज्जत और सम्मान बहुत था, और इसी इज्जत सम्मान की खातिर हमारे घर राजवीर का रिश्ता आया था। राजवीर बहुत ही पैसे वाला था, देखने में भी स्मार्ट था। मैंने तो जब राजवीर की फोटो देखी थी तो उसी वक्त मैं उसकी दीवानी हो गई थी। मैंने तो उसी समय सोच लिया था कि पूनम, तुमने मुझसे हमेशा मेरी हर प्यारी चीज छीनी है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत छीनने नहीं दूंगी। भले ही राजवीर मेरी एक तरफा मोहब्बत है। राजवीर अपनी शानदार हवेली और करोड़ों की जायदाद का इकलौता मालिक था। विदाई से पहले मेरी सास मेरे पास आकर बैठी और बोली, बेटा अपना हसीन चेहरा तो दिखा दो। मैं डर गई और मैंने ना में सिर हिला दिया और जल्दी से बात बना दी कि अगर पति से पहले सास बहू को देख ले तो बुरा शुगुन होता है। ऐसा हमारे खानदान में रिवाज है। मेरी सास भी डर गई थी। विदाई तक मुझे किसी को भी अपना चेहरा दिखाना नहीं पड़ा। मैं राजवीर की सेज सजाकर बैठी हुई थी और खुशी खुशी उसका इंतजार कर रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मुझे ट्रॉली के घसीटने की आवाज आई। मैं घूंघट में सिर नीचे किए हुए बैठी थी। सोचा कोई नौकर खाने पीने का सामान लेकर आया होगा। मेरा दिल बाग बाग हो रहा था कि इस हवेली की मालकिन बनकर रहूंगी। नौकर मेरे आगे पीछे फिरेंगे। तभी मुझे राजवीर की आवाज सुनाई दी। वो धीरे से बोला, पूनम कैसी है आप? ट्रॉली के पहियों की आवाज मेरे करीब हुई तो मैंने सर उठाकर सामने का मंजर देखा तो मेरा सर चकरा गया था। बहुत ही सुंदर हैंडसम राजवीर अपनी व्हील चेयर घसीटता हुआ आगे बढ़ा। मेरे तो कान साए साए करने लगे थे। मैंने घूंघट उतारकर फेंक दिया था। राजवीर भी मुझे देखकर चौंक गया था। वो बोला, आप कौन है और पूनम कहाँ है? मैं बोली, राजवीर तुम लंगड़े हो, तुम अपाहिज हो, तुम पूरी जिंदगी अपनी इस व्हील चेयर पर गुजारोगे। हम दोनों की ही हालत देखने के काबिल थी। वो तो चुप हो गया, लेकिन मैं चीखे मार मार कर रोने लगी। राजवीर बहुत ही खामोशी से मुझे देख रहा था। तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मेरी सास बोली, क्या हो गया है बहू, क्यों रो रही हो? दरवाजा तो खोलो। मैंने गुस्से से उठकर दरवाजा खोल दिया था। अब मेरी सास की भी वही हालत थी जो राजवीर की थी। मेरी सास बोली, तुम कौन हो और पूनम कहाँ है? तुम तो शायद पूनम की बड़ी बहन हो ना? मैं रोते हुए बोली, आप लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? हमसे क्यों छुपाया कि आपका बेटा अपाहिज है? मेरी सास गुस्से से आगे बढ़ी और मेरा हाथ दबोचकर बोली, धोखा तो तुम लोगों ने किया है। हीरा दिखाकर कोयला थमा दिया। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। मेरी सास मुझे हाथ से पकड़कर खींचती हुई बाहर ले जाने लगी। तभी राजवीर बोला, मम्मी 1 मिनट रुक जाओ। मैंने आपसे कहा नहीं था कि मेरी शादी से पहले आप लड़की वालों को मेरी हकीकत बता दें, उनसे कुछ भी ना छुपाएं। क्या आपने लड़की वालों को सच नहीं बताया? आपने धोखाधड़ी का काम किया तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा ही धोखा हो गया तो फिर अब तो बवाल मत मचाएं और जाओ यहाँ से। मेरी सास का बस नहीं चल रहा था कि मुझे कच्चा ही खा जाए।
मगर फिर बेटे के डर से बाहर निकल गई थी। मैं बेड पर फूट फूट कर रोने लगी थी। साथ ही साथ में पूनम को कोसती जा रही थी। उसकी किस्मत तो कितनी अच्छी थी। उसकी आजमाइश को मैंने अपने गले का हार बना लिया था। काश उसकी शादी राजवीर से हो जाती तो कितना अच्छा होता। मेरा सारा हिसाब ही यहीं पर चुकता हो जाना था। मगर मेरी तो मत मारी गई थी, जो पराई आग में खुद को झोंक दिया। मैं रोते हुए कह रही थी, पूनम तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। तूने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। राजवीर बहुत देर तक खामोश होकर मुझे देखता रहा। फिर बोला, क्यों? क्या आपकी बहन ने आपके साथ धोखा किया है? मैंने राजवीर की तरफ देखा और सोचा कि इसके साथ झूठ बोलकर मैंने करना ही क्या है। इसलिए मैंने उसे सब सच बता दिया कि नहीं, उसने मेरे साथ धोखा नहीं किया, बल्कि मैंने पूनम के साथ धोखा करने की कोशिश की है। मैंने उसको डरा दिया था कि पति अच्छे नहीं होते, इसलिए उसने अपनी शादी का लहंगा मुझे पहना दिया और इस तरह मेरी आपसे शादी हो गई। मेरी बात सुनकर राजवीर बोला, आपने ऐसा क्यों किया अर्चना? मैं रोते हुए बोली, क्योंकि मेरी मत मारी गई थी। मेरे नसीब फूट गए थे इसलिए। दरअसल मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी तो मुझे तुमसे उसी वक्त मोहब्बत हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा रिश्ता तो मेरे लिए आया था, तो फिर क्यों उसकी शादी तुम्हारे साथ होने दूं। राजवीर बहुत देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, अर्चना क्या आपने गौर नहीं किया? मेरी शक्ल तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि आपने तस्वीर में देखी थी और जिसे देखकर आपको मुझसे मोहब्बत हो गई थी। राजवीर की आंखें लाल हो गई थी। वो बहुत दुखी लग रहा था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मेरे साथ जो धोखा हुआ था वो मेरे लिए बहुत था। मैं गुस्से में रोती हुई बाथरूम में गई और कपड़े बदलकर बेड पर लेट गई। मेरी आंखों में अब भी आंसू बह रहे थे। राजवीर अब भी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी सास बोली, मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। मैं तुम्हें अपने घर में बसने नहीं दूंगी। मैं तुझे तलाक दिलवा कर ही रहूंगी। मैं भी गुस्से में बोली कि मैं भी आपके लंगड़े बेटे के साथ रहना नहीं चाहती। कल की बजाय आप मुझे अभी तलाक दिलवा दो। मैं इतना कहकर पलटी तो व्हील चेयर पर राजवीर को बैठा पाया। उसका चेहरा मेरे इंसल्ट करने पर लाल हो गया था। थोड़ी देर के लिए मुझे राजवीर पर तरस आया, मगर मैंने सोचा कि दुनिया जहान के तरस का ठेका मैंने उठा नहीं रखा है। मैं कमरे में आई तो राजवीर बोला, अर्चना जो होना था वो हो गया। अब मैं आपके सामने हूँ। ये घर है, ये जायदाद, आज से सब कुछ आपका है। लेकिन अगर आप अभी मुझसे तलाक लेना चाहती हैं तो मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। एकदम मेरे दिल में ख्याल आया, चलो तलाक तो मैं ले ही लूंगी। क्यों न तब तक 1 महीना राजवीर के साथ रहकर इस शान शौकत और ठाट बाट का मजा लेना चाहिए। तब तक मेरे घर वालों का गुस्सा भी शांत हो जाएगा, क्योंकि जब मेरे घर वालों को पता चला था कि पूनम की जगह मैंने शादी कर ली तो सारे घर वाले गुस्से में थे। सारा दोष वो मुझे ही दे रहे थे। पूनम ने भी मम्मी पापा को सच बता दिया था कि दीदी ने मुझे डरा धमका कर मुझसे ये करवाया था। मैंने राजवीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल आई। सामने ही मेरी सास एक आदमी से बातें कर रही थी। वैसे मेरी सास बिल्कुल भी नहीं लगती थी। वो तो बहुत ही जवान दिखती थी। मेरी सास का मूड थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो बोली, अर्चना इनसे मिलो, ये है राजेश, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। ये भी हमारी तरह बहुत बड़े जागीरदार हैं। ये कल से मेरा सर खाए जा रहा था कि भाभी इतनी सुंदर है, मेरे लिए भी भाभी जैसी सुंदर लड़की लेकर आओ। अपनी सास की बात सुनकर मुझे पूनम का ख्याल आ गया। मैंने सोचा क्यों न पूनम का रिश्ता इसके लिए मांग लूं। लेकिन ये आदमी मुझे देखकर बोला कि तस्वीर में जो लड़की देखी थी वो तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन भाभी भी कम सुंदर नहीं, लेकिन वो तस्वीर वाली लड़की तो बहुत सुंदर थी। फिर मेरी सास से बोला, आपने अचानक अपनी बहू बदल कैसे ली? शर्म की वजह से मेरा सर नीचे हो गया था और मेरी सास
मेरी इस हालत का मजा ले रही थी। गुस्से और जलन ने मुझे अंदर से झुलसा दिया था। मैं अपने कमरे में आई और सामान की तोड़फोड़ करने लगी, जबकि राजवीर मुझे बेबसी से देख रहा था। अब मैंने भी सोच लिया था कि पूनम से उसका नसीब छीन कर ही रहूंगी। मैंने सोचा पहले राजेश और पूनम का रिश्ता करवाऊंगी और फिर पूनम को दुख देने के लिए और उसे तड़पाने के लिए फिर मैं ये रिश्ता तोड़वा दूंगी। इसलिए मैंने यहाँ धीरे धीरे राजेश के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी। एक शाम मैंने राजेश को गार्डन में बैठा देखा तो जल्दी से मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। राजेश ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया तो मैं बैठ गई और मैं रोने लगी। वह बौखला गया और बोला, भाभी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मेरे रोने में और भी तेजी आ गई। मैं बोली, राजेश आज के बाद मुझे भाभी मत कहना, मुझे इस रिश्ते से नफरत है। आप मुझे मेरे नाम से अर्चना कहकर बुला सकते हैं। राजेश पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, अर्चना कहिए क्या हुआ है आपको, आप क्यों रो रही हैं? मैं बोली कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। मैं इस अपाहिज इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। राजेश मुझे दिलासा देता रहा और मैं फिर थोड़ी देर बाद कमरे में गई तो राजवीर मुझे बहुत ही गहरी नजरों से देख रहा था। वो मुझे देखकर बोला, अर्चना एक बात कहूँ? मैंने हाँ में सिर हिला दिया तो वो बोला, राजेश से दूर रहो, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। मैं गुस्से से और नफरत से बोली, हाँ कम से कम वो अपाहिज तो नहीं है। मेरी बात सुनकर राजवीर खामोश हो गया था। मैं सोने के लिए लेट गई। आधी रात को मेरी आंख सिसकियों की आवाज से खुली थी। मैंने सर उठाकर देखा तो राजवीर खिड़की के सामने बैठा रो रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मसल कर रख दिया हो। कुछ भी कहो, राजवीर मेरी पहली मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत मेरे दिल में सर उठाने लगी। लेकिन फिर पूनम बीच में आ गई। मैं पूनम को किसी भी तरह जीतने नहीं देना चाहती थी। अगर मैं राजवीर को अपना नसीब मानकर राजवीर के साथ जिंदगी को जीना शुरू कर देती और फिर पूनम की किसी और अच्छी जगह शादी हो जाती तो यहाँ पर पूनम उससे जीत जाती। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। मैं पूनम से नीचे होकर नहीं रह सकती थी। मुझे लगता है कि पूनम दिल ही दिल में मुझ पर हंसती होगी। और फिर मैंने राजवीर को नजरअंदाज कर दिया और सोने के लिए लेट गई। लेकिन इस बार मेरी आंखों में आंसू थे। मैं जिन रास्तों पर चल रही थी पता नहीं इनका क्या अंजाम होगा। मेरी सास मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करती थी, लेकिन मैं अपनी सास से बिल्कुल भी डरती नहीं थी। मैं भी उनको टका सा जवाब दे देती। एक दिन मैं अपनी सास के कमरे के पास से गुजरी तो मुझे राजवीर की आवाज सुनाई दी। वो मेरा नाम ले रहा था तो मैं एकदम से रुक गई। राजवीर बोला, मेरी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव मत किया करें। वो मेरी पत्नी है और मैं उसे वही सम्मान दिलाना चाहता हूँ जो एक बहू का होता है। मेरी सास गुस्से से बोली, वही पत्नी जो तुम्हारा नाम लेना भी पसंद नहीं करती, जो तुम्हें अपाहिज अपाहिज कहकर पुकारती है। अरे मैं तो कहती हूँ उसको तलाक देकर चलता करो। मुझे डर है कि कहीं वो राजेश को अपने जाल में ना फंसा ले। तभी राजवीर एकदम गुस्से से बोला, खबरदार, जो आज के बाद आपने अर्चना के खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल की, वो अब मेरी पत्नी है और मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता। मैं अपने कमरे में आ गई थी। थोड़ी ही देर में मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर राजेश खड़ा था। हैंडसम सा राजेश चेहरे पर मुस्कान सजाए मेरे सामने था। राजेश बोला, अर्चना अगर आपका मन हो तो कहीं घूमने के लिए चले। लेकिन मैंने ना में सिर हिला दिया। मैं बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राजेश मुंह लटका कर चला गया। राजवीर के साथ मेरा जो रवैया था, मुझे अपने उस रवैये पर बहुत दुख हुआ था। मैंने किस तरह से राजवीर को अपमानित किया था। अपाहिज अपाहिज कहकर मैं उसे बुलाती रही और राजवीर ने आज अपनी माँ के सामने मेरी इतनी साइड ली थी। कितने सम्मान से वो मेरे लिए बात कर रहा था। जो भी था, मेरे दिल के किसी कोने में राजवीर के लिए मोहब्बत आज भी जिंदा थी। मैंने अपने दिल को टटोला तो उसने राजवीर का ही नाम लिया। मैं राजवीर की मोहब्बत को झुठला नहीं सकती थी। रात को राजवीर जब कमरे में आया तो मुझे यूं अंधेरे कमरे में लेटे देखकर एकदम से चौंक गया
और परेशान हो गया। बोला, क्या बात है अर्चना, तबीयत तो ठीक है ना? मैं एकदम से उठी और राजवीर के कदमों में जाकर बैठ गई और बोली, भगवान के लिए मुझे माफ कर दें, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और ये सब कुछ मैंने अपनी बहन से दुश्मनी निकालने के लिए किया था। राजवीर जख्मी सी हंसी हंसकर बोला, एक अपाहिज इंसान के साथ हमदर्दी तो की जा सकती है, मगर मोहब्बत नहीं की जा सकती। मैं रो रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मोहब्बत से राजवीर का दिल जीत कर ही रहूंगी। मैंने जब अपने दिल को टटोला था तो मुझे लगा कि राजवीर के बिना नहीं रह सकती। धीरे धीरे राजवीर के करीब आने लगी थी, उसके सारे काम अपने हाथों से करती। राजवीर मना करता रह जाता, लेकिन मैं नहीं मानती। राजेश अब भी मेरे पास आने की कोशिश करता था। कहता, अर्चना अब तो तुम मुझे टाइम ही नहीं देती हो। लेकिन मैंने राजेश को बुरी तरह डांट दिया था। मैंने कहा, मेरा टाइम मेरे पति राजवीर के लिए है, गैरों के लिए नहीं। साथ ही मैंने राजेश से ये भी कहा था कि आज के बाद तुम मुझे मेरा नाम लेकर नहीं पुकारोगे, बल्कि मुझे भाभी कहकर बुलाया करोगे। राजेश पहले तो हैरान हुआ, फिर खामोशी से चला गया। लेकिन अभी राजेश मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। वो बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करता और ऐसे जताता कि जैसे उसे मेरी बहुत परवाह है। मुझे गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन मैं अपने गुस्से को पी जाती। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, अर्चना, राजेश के लिए मैं पूनम का हाथ मांगना चाहती हूँ। पूनम कितनी खुश रहेगी ना राजेश के साथ। मगर अर्चना, तुम दिल छोटा मत करना, अपनी अपनी किस्मत होती है। पूनम के हिस्से में जो खुशियां हैं वो तुम उससे छीन नहीं सकती। इतना कहकर मेरी सास चली गई, जबकि मैं सोचती रही कि मेरी सास मुझे फिर से क्यों उकसा रही है, ऐसी बातें क्यों करती है जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ जाए। जब भी पूनम का नाम मेरे सामने आता था तो मेरा दिल तड़प पड़ता था और मैं गुस्से से भर जाती थी और फिर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन मैं राजवीर की खातिर अब अपने गुस्से को दबाने लगी थी। मेरी सास मुझे बार बार भड़काती, लेकिन मैं अपना गुस्सा दबा जाती। धीरे धीरे मेरे दिल में राजवीर की मोहब्बत और भी मजबूत हो रही थी। मैं राजवीर के सारे काम खुद अपने हाथों से बहुत ही खुशी खुशी करती। राजवीर की दवाइयों का इंतजाम भी अब मैंने अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन मैं यह देखकर बहुत दंग रह गई थी कि राजवीर को बहुत ज्यादा दवाइयां दी जाती थी। 10 व 12 गोलियां एक बार में खिलाई जाती थी। मुझे बहुत हैरत होती थी, लेकिन ये सोचकर चुप हो जाती कि हो सकता है इन दवाइयों से राजवीर ठीक हो जाए, इसलिए सारी दवाइयां टाइम पर खिला देती थी। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती थी। जब मेरी सास को पता चला कि राजवीर की दवाइयां मैं अपने हाथों से खिलाने लगी हूँ, तो मेरी सास को तो जैसे आग ही लग गई थी। उन्होंने चीख चीख कर पूरी हवेली सिर पर उठा ली थी। कहने लगी, तुम मेरे बेटे से दूर रहो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसे दवाइयां खिलाने की। मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मेरे बेटे से छुटकारा पाने के लिए उसे गलत दवाइयां देकर मार दोगी। मेरी सास की बात सुनकर राजवीर अपनी माँ पर गुस्सा हो गया। कहने लगा, आप अर्चना पर इतना गंदा इल्जाम नहीं लगा सकती। अर्चना मेरी पत्नी और इस घर की बहू है। आप उसका सम्मान करें तो वो आपका सम्मान करेगी। शाम को राजवीर ने खुद अपने मुंह से दवा मांगी तो मैंने मना कर दिया। मैं बोली कि आज से आपको दवा नौकर ही खिलाया करेगा। मगर राजवीर शक्ति से बोला कि अर्चना, मुझे तो दवा तुम्हारे हाथों से ही खानी है, वरना मैं दवा नहीं खाऊंगा। राजवीर के बच्चों के जैसी जिद देखकर मुझे उस पर ढेर सारा प्यार आ गया और मैंने राजवीर को अपने हाथों से दवा खिलाई। लेकिन एक बात मुझे हैरत में डाल दिया करती थी कि जैसे ही मैं राजवीर को दवा खिलाती तो राजवीर कांपने लगता था। आज मैंने जब राजवीर से उसके कांपने की वजह पूछी तो राजवीर ने बताया, तुम चिंता मत करो, दवा खाने के बाद मेरी ऐसी हालत हो जाती है। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई, लेकिन कुछ शक भी हुआ था। इसलिए सुबह होते ही मैं अपनी सास से छुपकर राजवीर को गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले गई। मैंने राजवीर की सारी दवाइयाँ डॉक्टर को दिखाई और पूछा कि ये दवाइयाँ किस लिए हैं, और डॉक्टर ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि ये दवा तो बहुत खतरनाक है, इसे खाने से तो इंसान धीरे धीरे अपने पैरों की जान खो देता है।
और उसके पैर कमजोर होते चले जाते हैं और वो अपाहिज हो जाता है। ये दवा तो हमारे देश में नहीं मिलती। ये दवा आपको कहाँ से मिली? राजवीर भी सकते में आ गया था। वापसी आते समय हम दोनों ही खामोश थे। शाम गहरी हो गई थी। रात होते ही मैंने अपनी सास को अपने कमरे में बुला लिया। जैसे ही मेरी सास कमरे में आई, मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और उसके ऊपर पानी की बोतल से पानी छिड़क दिया। मेरी इस हरकत पर और मेरे हाथ में माचिस देखकर मेरी सास बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे लगा कि शायद वो मिट्टी का तेल है। मैंने माचिस अपनी सास के सामने करते हुए, सारी सच्चाई मुझे बता दे, नहीं तो आप जानती हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। बताओ, आपने राजवीर को अपाहिज क्यों किया? नहीं तो मैं आपको। राजवीर उस समय कमरे में ही बैठा था और खामोशी से यह सब कुछ देख रहा था। मेरी सास बहुत ज्यादा डर गई थी। वो बोली, राजवीर तो जानता ही है कि वह मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने राजवीर के बूढ़े बाप से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, मगर उस बूढ़े ने मरते ही अपनी सारी दौलत तो राजवीर के नाम कर दी। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। राजेश, जो हमारा पड़ोसी है, मैं उसके प्यार के चक्कर में पड़ गई। राजेश ने और मैंने मिलकर प्लानिंग की थी। राजवीर को अपाहिज करके धीरे धीरे उसे रास्ते से हटा देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों राजवीर को शादी का भूत सवार हो गया। कहने लगा कि मुझे अकेलापन अंदर ही अंदर खाता रहता है। मुझे एक साथी की जरूरत है जो मेरा दुख दर्द बांट सके। आप किसी ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा दें जो मेरा ख्याल रखे और मेरा दुख दर्द बांट सके। भले ही वो लड़की गरीब हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर राजवीर की जिद पर ही हम तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता लेकर गए थे। लेकिन तुम मुझे बहुत ही चालाक लगी थी और समझदार भी लगी थी। वहीं तुम्हारी छोटी बहन बहुत ही मासूम सी लगी थी, इसलिए तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन का रिश्ता मांग लिया। सोचा था उसे भी डरा धमकाकर अपने काबू में रखेंगे और जब राजवीर को हम अपने रास्ते से हटा देंगे तो ये सारा इल्जाम हम तुम्हारी बहन पूनम पर लगा देंगे। इस बार राजवीर की सारी दौलत हमारी हो जाती और फिर मैं और राजेश शादी कर लेते। सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। मगर अर्चना, तुम तो बहुत ही होशियार निकली। अगर तुम्हारी जगह पूनम इस घर में बहू बनकर आती तो कभी भी इस राज तक पहुंच ना पाती। अपनी माँ की सारी बातें सुनकर राजवीर ने पुलिस को तुरंत फोन करके बुला लिया। उसने अपनी सौतेली माँ और राजेश को पुलिस के हवाले कर दिया। सबूत के तौर पर राजवीर ने अपनी माँ की रिकॉर्डिंग पुलिस को सुना दी, जिसमें राजवीर की माँ ने सारी सच्चाई बयान की थी। राजवीर रोने लगा। वह हैरान था कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। अब राजवीर की बीमारी पकड़ी गई थी और मैं राजवीर को लेकर अमेरिका आ गई। वहाँ राजवीर का इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि राजवीर जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। मैंने राजवीर की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रात दिन एक कर दिए राजवीर की सेवा करने में। धीरे धीरे अब तो राजवीर चलने भी लगा था। मैं रोज रात को राजवीर के पैरों की मालिश करती, उसे हाथ से पकड़कर चलाने की कोशिश करती। मैंने पूनम को भी माफ कर दिया, उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर दिया था, क्योंकि जो कुछ भी होता था उसमें पूनम की कोई गलती नहीं होती थी। वो तो बहुत ही मासूम सी थी, उसका कोई कसूर नहीं था। और मैंने जैसे ही पूनम को माफ किया, पूनम को माफ करते ही मेरे दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिला था। राजवीर भी अब मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। जल्दी ही राजवीर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और अब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। राजवीर ने और मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर ली है। भगवान करे कि हमारे प्यार को किसी की नजर ना लगे। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मजेदार कहानी शादी की पहली रात जैसे ही पति को देखा कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे